नमस्कार साथियों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पोएट्री। तो हम लोग पोएट्री में देखेंगे कि इसका जो बेस है, हम लोग बेस से चलते हैं क्योंकि बेस अगर स्पष्ट रहेगा, तो लिंकेज बनाने में हमको आसानी रहेगी। इसलिए हम आपको आज बेस से बताते हैं। बेस में हम लोग क्या बताते हैं, सर्वप्रथम हम लोग स्टार्ट करते हैं पोएट्री, ठीक है? पोएट्री ये पोएट्री पोएट्री जो तो राजवेश्य में आ जाता है, मगर फिर आपको बेस बताता हूँ। बेस से तात्पर्य है कि आप एक लिंकेज बना के ही रखेंगे। तो आप देखें, तो अगर आप देखा जाए कि सर्वप्रथम अगर देखें तो जो संसार की उत्पत्ति हुई थी वो 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। 13.7 अरब या 1370 करोड़ वर्ष पूर्व संसार की उत्पत्ति हुई थी। संसार मतलब जो जॉर्ज लेमैत्रे ने सिद्धांत दिया था, बिग बैंग का सिद्धांत, तो वो जो उसमें जो विस्फोट हुआ था वो आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। फिर इसके बाद में अगर देखेंगे तो जो फिर पदार्थ तो उस समय नहीं आया था, उस समय तो वो मतलब कई वो तो साइंस की बातें हो जाएंगी। फिर हम लोग और ये इसके बाद जो क्रमिक विकास में अगर देखेंगे हमें, तो उसमें फिर गैलेक्सी बना, गैलेक्सी के तारे बने। फिर तारा में अगर आप देखेंगे, एक तारा का जो उपग्रह है, ग्रह है, ये सब जो है ये सौर मंडल कहलाते हैं। किसी भी तारा के जो चक्कर राउंड करते हैं वो उसका सौर मंडल अपना, जैसे सूर्य अपना है। तो उसमें तो जो 4.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति मानी जाती है, ये अस्तित्व पृथ्वी आया। पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो फिर धीरे-धीरे उसमें वर्षा काल हुआ हो, हिमखंड आया होगा, तो उसके बाद पर्यावरण का विकास हुआ। जब पर्यावरण का विकास हुआ तब उसमें जीव-जंतु आने लगे। मतलब ये क्रमिक मैं बता रहा हूँ, ठीक है? जब पर्यावरण बना, उसके पर्यावरण बनने के बाद में तब ये सहचर जीव हैं या रेंगने वाले जो जीव हैं, चलने वाले जीव जो हैं, इन लोगों की उत्पत्ति हुई है। तो अगर मानव के संदर्भ में देखा जाए तो मानव का जो उत्पत्ति हुई है, तो ये मानव एक सहचर से आया है। जैसे बानरों का जो होता है ना, सहचर के रूल में आप यही समझिए। तो बानरों से उत्पत्ति मानी जाती है। जो गोत्र हम लोग बोलते हैं ना, गोत्र है, ये वंश फला वंश का है, फला गोत्र का है, ये सब तो ये बात की बातें हैं। इसके पहले अगर आप देखेंगे ना, तो बानरों के सहचर से हम लोगों का जो है धीरे धीरे विकास क्रमिक हुआ। तो बानरों जो बानर थे, बानर से हल्का विकसित हुआ, तो जो ऑस्ट्रोलोपिथेकस मानव था, ऑस्ट्रोलोपिथेकस वो बानर का ही रूप था। वो अफ्रीका के जो है अफ्रीका महाद्वीप में उसकी उत्पत्ति मानी जाती है, उसका ही स्थल वहाँ माना जाता है। उसमें ये देखा गया है कि जो इसीलिए कहते हैं अफ्रीका महाद्वीप को वो जो है वो मानव का पालना कहा जाता है, इसीलिए कारण ये तो वहीं हुए थे, क्योंकि वहाँ पे कर्क और मकर और विषुवत तीनों रेखाएं पाई जाती है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो भी जीव का आधार है वो टेम्परेचर है। टेम्परेचर अगर रहेगा, तापमान रहेगा, तो वहाँ जीव की उत्पत्ति होगी। पानी होगा, टेम्परेचर होगा, ये चीज अगर उपलब्ध होगा तो भी जीवन संभव है। इसीलिए ध्रुवों पर अगर आप चले जाएंगे, वहाँ टेम्परेचर नहीं है, तो वहाँ उतने जैव विविधता नहीं पाया जाएगा। टेम्परेचर से डिपेंड करता है कि वहाँ जैव विविधता क्या होगी। इसीलिए विषुवत पे आप देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा जैव विविधता आपको विषुवत रेखा पे भी मिलता है। क्यों? क्योंकि यही टेम्परेचर का कारण है। तो इस तरह का आप ये संदर्भ में देखेंगे तो फिर क्रमिक विकास हुआ। तो फिर उधर से जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में आप अगर देखेंगे बना के, अफ्रीका महाद्वीप में अगर ये देखेंगे आप, ये ये आप अगर देखेंगे तो इधर से देखिए, ये ये तो ये विषुवत रेखा हो जाएगा। ये आपका कर्क कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। तो आप अगर देखेंगे ना, तो यहाँ पे विषुवत, इसीलिए तीनों जब लाइन में पाई जाती है तो टेम्परेचर का ये जो टेम्परेचर वाला इलाका है, ये तीनों आ जाते हैं। ऐसा कोई महाद्वीप में नहीं है। तो इसलिए जो है तीनों पाए जाने के कारण जो है यहाँ पे ऑस्ट्रोलोपैथी का जो माना था वहाँ यहाँ पाया गया। फिर यहाँ से कमी विकास होकर के और अन्यत्र वो चला गया। फिर इसके पास अगर और देखें तो हम मानो में अगर कमी विकास और देखें तो तो जो ऑस्ट्रोलोपिथेकस है, इसमें भी कई कैटेगरी आई। फिर इनमें विवर्जन हुआ, फिर इसमें जो विकसित रूप आया, फिर विकसित रूप हो करके फिर जो इसके बाद जो आया मानव, उसको बोलते हो होमो हेबिलिस।
होमो हिबिलिस नाम है उसका। तो ये आया एक कैटेगरी में। ये कैटेगरी मतलब अगर ऑस्ट्रोलोपिथेकस में देखेंगे ना तो हाथ उठाना चालू कर दिया, जो बंदर था वो हाथ उठाना चालू कर दिया था। फिर होमो हिबिलिस में क्या हुआ, वो मतलब खूब अच्छे से चलने लगा हाथ ऊपर करके, और झुक के ही चलता था। वो तो बारह में आप देखेंगे तो वो एक बार देख लीजिएगा। और फिर उसके बाद जो होमो हिबिलिस के बाद जो आया होमो इरेक्टस आया। होमो इरेक्टस मानव आया, तो होमो इरेक्टस मानव में वो खूब मतलब हल्का भार भी लेके जाने चलना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो इस तरह के जो झुका हुआ था वो सीधा होने लगा होमो इरेक्टस में। फिर इसी का विकसित रूप आया होमो निएंडरथल था। ये होमो निएंडरथल जो मानव था, फिर ये सर्वाइव अपने आप को नहीं कर पाया, ये इसका लुप्त हो गया। फिर एक आगे क्रमिक विकास में आते हैं होमोसेपियंस आता है। जो होमोसेपियंस हम लोग का है, ये हम लोग का होमोसेपियंस रूप ही है। इसमें क्या हुआ, चेहरे में परिवर्तन आ गया। मतलब जो अगर आप ऑस्ट्रोलोपिथेकस का अगर आप लेंगे ना तो ये चेहरे में एकदम बानर जैसा ही दिखेगा। फिर हल्का चेहरे में परिवर्तन आया, तो जब चेहरे में परिवर्तन आया तो मानो हेविलिस हुआ। फिर और साफ सफाई मतलब इसमें मोछे भी आने लगे, तो होमो इरेक्टस में मोछे जो अगर आने चालू हो गए थे में पूरा अच्छे से, चेहरा भी अच्छे मानव जैसा दिखने लगा था। फिर इस तरह क्रमिक विकास हुआ। तो जब क्रमिक विकास हुआ फिर कालांतर में ये देखा गया कि इसके बाद में फिर इसमें क्या हुआ, अब वो संघर्ष कहाँ से करने लगा, जानवरों से। क्यों करने लगा, क्योंकि जानवरों के पास तो पंजे हैं, दांत हैं, मानव के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। मगर एक चीज था, वो था दिमाग। तो वो लोग क्या करता संघर्ष। फिर वो धीरे धीरे क्या किया, उसने जानवरों से बचने के लिए पत्थरों को फेंकना चालू किया, पत्थर से मारना चालू किया, समूह में चलना सीखा। तो ये सब क्यों हुआ, क्योंकि कंडीशन वैसे मिला। तो वो क्या किया, कहीं भी जाने लगता था तो डर के मारा दो तीन ग्रुप में चले जाते थे। तो धीरे धीरे एक समुदाय का विकास हुआ, एक समुदाय का विकास हुआ। पत्थर चलाने लगा, पत्थर जानने लगा कि जानवर पत्थर से डरते हैं, तो ये सब उसकी एक्टिविटीज चलने लगा। फिर आप देखेंगे हल्का और विकसित हुआ, तो वो जो खाना पीना नहीं मिलता था तो बाद में क्या होने लगा, तो उसने जानवरों को भी वो अटैक करने लगा खुद ही, मांस आदि मतलब खाना चालू किया। धीरे धीरे इससे कमी विकास हुआ। और अगर देखेंगे शिकार के मामले में, तो वो माइक्रोलिथ, जो माइक्रोलिथ है उसको मतलब पत्थर को छोटे छोटे रूप में भी करके मारने लगा वो, तराश करके। तो इस तरह फिर बाद में और आएंगे तो आप देखेंगे ताम्र पाषाण काल का जो है युग आता है। फिर ताम्र पाषाण के बाद वे कांस्य युग आता है, जो टीन और कांसा से ये तांबा से मिलके बनता है। तो फिर इसके बाद और कालांतर में देखें, अगर ये यहाँ तक अगर एज में अगर आप देखेंगे तो भारत में अगर आप ये कालीन कांस्य कालीन में अगर देखते हैं, कांस्य काल अगर हो तो आप देखेंगे जो सिंधु सभ्यता है ये कांस्यकालीन सभ्यता ही थी। ऐसा क्यों, तो उसमें कांस्य के भी प्रमाण मिले हैं। अच्छा ये लोग में, अच्छा ये लौह युग नहीं था, ये क्लियर है, लौह युग नहीं था। इस ये कैसे क्लियर होगा, क्लियर इसलिए होगा कि लौह अगर युग होता तो मानव का जो अधिवास था वो अगर आप देखेंगे तो कश्मीर में मांडा हो गया। आप आलमगीर उत्तर प्रदेश के दयामाबाद महाराष्ट्र का देख लीजिए, पाकिस्तान का सुतकाके रोड देख लीजिए। तो ये जो क्षेत्र था, अगर आप इस क्षेत्र का स्टडी करेंगे तो पाएंगे जो राजस्थान वाला इलाका विशेषकर है वहां पर वर्षा कम होता है। वर्षा कम होने के कारण है वहाँ जंगल उतनी मात्रा में नहीं पाएंगे जितनी मात्रा में आपकी अगर आप नदी प्रदेश में चले जाएंगे, जब वर्षा काल वाले जो क्षेत्र होंगे तो कंपेरिजन टू वहां पे कम मिलेंगे। तो वही लोग बसाव ज्यादा हुआ। अच्छा वहां आए क्यों, इसलिए आए, जो खूंखार जानवर थे वो जंगल में रहते थे, जो खूंखार जानवर थे वो पहाड़ों में रहते थे, गुफा जानवर हैं वो गुफाओं में रहते थे। तो वहां से वो जो बसावट वाले क्षेत्र थे, जो यहाँ जंगल ज्यादा थे, वहां मानव छोड़ करके धीरे धीरे वो मैदानों की तरह बसना चालू किया, क्योंकि वहां वो दिखता है कौन क्या आ रहा है कैसे नहीं आ रहा, तो अपनी सुरक्षा अपने से कर लेता था। इसलिए जो है फिर ये आपका यहाँ तक विकास हुआ। फिर इसके बाद अगर वो कालांतर में देखेंगे तो फिर लौह युग आता है, अंतर्जी क्षेत्र, अंतर्जी खेड़ा जो यूपी में है वहाँ लौह मिलता है वहाँ उनको। तो लौह मिलते ही इतना ज्यादा विकास हुआ। लौह में क्या खासियत है जो कांस्य में नहीं है, उसमें क्या लौह में क्या धार होता है, इसका धार टिकता है। और अगर कांस्य का कर लेंगे तो धार टिकेगा नहीं। आप मारेंगे बांस काटना हो तो पेड़ों की कटाई जंग हुआ उसमें जो लौह युग आया उसमें, और इसमें मार काट भी ज्यादा हुआ। इसीलिए इसमें जो आप देखेंगे ना सूरजहां महाजनपद, इसी में क्रमिक जो विकास हुआ यही सब लोग युग का ही दिन था। तो एक एक समूह बनने लगा।
और अच्छा करने के लिए अच्छा उनके पास हथियार भी मौजूद थे। तो ये रहा आपका मतलब एक थोड़ा कमी विकास में देखें। अब और आगे हम अगर बढ़ते हैं तो देखते हैं, तो आप देखेंगे कि इसके बाद दर्शन का विकास हुआ। हल्का दर्शन में हम लोग लेते हैं, दर्शन क्योंकि बहुत ज़रूरी है, प्रस्तावना में भी दर्शन आएगा और आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी आएगा। आर्टिकल 51 का उसमें भी आएगा, जो 1976 में बयालीसवां संविधान संशोधन समिति के जो संशोधन समिति नहीं थे, वो दिया गया था उसके द्वारा। तो ये रहा। तो आप अगर देखेंगे तो इधर से अगर देखें तो दर्शन में हम लोग मुख्यतः क्या देखेंगे, दर्शन में हम लोग देखते हैं कि जो प्रमुख प्रमुख दर्शन है उसको उसके बारे में हम लोग उसकी शाखाओं के बारे में देखेंगे थोड़ा, ठीक है? इसको मिटा देता हूँ। आप अगर दर्शन देखेंगे फिलॉसफी में दर्शन, ठीक है? तो छोटा-छोटा लिखेंगे नहीं, दर्शन लिख दीजिए, दर्शन, ठीक है? दर्शन। दर्शन में आप अगर देखेंगे तो हम लोग 4 पार्ट कर लेते हैं, ठीक रहेगा, ठीक है? ये आप आपको भौतिकवादी या नास्तिक यहाँ लिख देते हैं। भौतिक भौतिकवादी, फिर इपिस्टोलॉजी, इपिस्टोलॉजी, फिर है मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स, फिर हम लोग लेते हैं एथिक्स, एथिक्स, ठीक? ये ले लेते हैं हम लोग। इसमें हम मोरालिटी भी ले लें क्या? मोरालिटी भी ले लेंगे, एंड मोरालिटी, मोरालिटी, ठीक है? अब हम लोग ये देखते हैं कि दर्शन का जो विकास हुआ वो मानव के क्रमिक विकास का ही देन है। दर्शन दर्शन उसमें आया। तो दर्शन में क्या देखेंगे, भौतिकवाद आया, फिर ये एपिस्टोलॉजी मतलब ज्ञान मीमांसा है। मेटाफिजिक्स का अर्थ है जो तत्व मीमांसा है, इसमें आएंगे। एथिक्स मतलब वो जो एथिक्स का, ये एथिक्स और मेटाफिजिक्स से संबंध है, इसको हम लोग समझेंगे भी क्या ये साधन है। भौतिकवादी में अगर हम लोग देखेंगे ना, तो भौतिक वाला मेन चीज इसी थीम पे हम लोग चलेंगे। ये आपका ये इसका पार्ट हो जाएगा, इसका पार्ट हो जाएगा, ऐसे समझिए इसको। इसको हम एक कर लेते हैं, ठीक है? इसको एक कर लेंगे, इसको एक कर लेंगे, ठीक? अगर देखिए बेटा, एपिस्टोलॉजी क्या है तो ज्ञान मीमांसा है। ज्ञान मीमांसा से तात्पर्य है कि ये लोग ज्ञान जो भी हो तर्क वितर्क करते हैं, बहुत तेज ये लोग तर्क वितर्कवादी, ये लोग का मतलब सोच है, करते भी हैं, जरूरी भी है। अगर ये लोग अगर बोल देते हैं कि मान लीजिए कोई भी हो, हर बात पे शंका करेंगे कि अभी आप बोलते हैं कि नहीं मैं उधर एक गाड़ी था वो देखा, बोलेंगे हो सकता है देखो या हो सकता है नहीं देखो, मतलब उस पे आप कह सकते हैं। उनका ये विश्वास है कि आप तब तक विश्वास न करिए, हो सकता है जो देखने वाला हो उसकी जो तंत्रिकाएं हो, जो आँख की जो तंत्रिकाएं हैं वो मस्तिष्क से अच्छे से ढंग से न पहुंचाती हूँ, क्योंकि वो कलर का ब्लाइंडनेस में जो नहीं होते, कलर ब्लाइंडनेस होते हैं लोग कुछ, तो उन लोगों को कुछ कलर नहीं समझ में आता। अगर वो लोग मतलब इन्हीं लोगों का तर्क है जो ये स्पष्ट हुआ। वो लोग बोलते हैं कुछ हरे होते हैं, कुछ पीले होते हैं, वो कलर विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को भी बोलेगा नहीं हर जगह मेरे को काला ही दिखता है, ठीक है? अभी कहीं भी जाओ गिद्ध हमको काला ही दिखता है, मान लीजिए गिद्ध लाल भी हो, तो आप बोलते हैं अगर ये अगर सेंटेंस बोलते हैं कि गिद्ध पृथ्वी पे काले ही पाए जाते हैं, तो ये सिद्धांत तो हो गया। मान लीजिए अगर कोई अगर मान लीजिए कहीं अगर लाल दिखता है तो ये तो सिद्धांत तो गलत हो जाएगा ना भाई। तो इनका यही कहना है कि आप ये नहीं साबित कर सकते हैं कि नहीं काले ही मिलेंगे, अभी जब तक स्पष्ट और अच्छे से ना हो जाए, सर्च ना हो जाए, तब तक आप इतना कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकते। इनका यही तात्पर्य है। अच्छा ये लोग क्या है, ये लोग भौतिकवादी, साइंस का जो डेवलपमेंट हुआ है इन्हीं लोगों का देन है, एपिस्टोलॉजी ज्ञान मीमांसा वाले लोगों का। इनका जो ध्येय होता है वो भौतिकवादी होते हैं। भौतिकवादी से मतलब होता है कि ये खुद लगभग लगभग ऐसे होते हैं कि जो
पाश्चात्य सभ्यता है वो इन्हीं पर आधारित है। पाश्चात्य सभ्यता में कैसे है, तो इन लोगों की क्या मानसिकता, इससे अपने यहाँ चारवाक है, तो चार इनको समझने के लिए हम लोग ऐसे समझेंगे, जिससे चारवाक है, चारवाक के क्या सिद्धांत है, चारवाक ने बोला कि भाई सुख जब तक है जीव सुख से जियो, यहाँ कुछ मतलब न पुनर्जन्म है न कुछ है, तो वो खुद ही बोलते हैं। इसे अगर आप ये देखेंगे, या वह जीवेत सुखम विवेत ऋणम कृत्वा घितम पिबेत भस्य भूसस भस्य भूतस्य देहस्य पुनरागमन है कुतः। इनका मतलब ये कहना है, जब तक जियो या वह जीवेत, जब तक जियो सुखम जीवेत, तब तक सुख से जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, ऋण लेकर घी पियो, और भस्मभूत देह से, या भस्म रूपी जो शरीर है आपका, पुनरागमन है कुतः, क्या आगे कौन जानता है। तो इनका ये ध्येय है, मतलब आप समझ रहे हैं ना, इनका एकदम एकदम मतलब आप एकदम सुखवादी लोग हैं एकदम, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर अगर दूसरा और स्पष्ट करना है तो ये देखिए, इसमें दूसरे चार्वाक का ये सेंटेंस है कि पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा, पियो और पियो पुनः पियो, यावत पतत भूतले, जब तक जमीन पर न गिर जाओ तब तक पियो, उत्था च पुनः पीत्वा, और उठो फिर पियो, पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म कहाँ विद्यमान है। तो इनका मतलब ये है, तो ये लोग, यही लोग इनके लोग सिद्धांत है, और पाश्चात्य सभ्यता वही है। अभी आप अगर देखेंगे, जैसे आप चले जाइए फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में, आप इंग्लैंड चले जाइए, तो इन लोगों में क्या है कि एक संडे होता है, हफ्ते 6 दिन आप काम करेंगे, उसके बाद जाएंगे पार्टी करेंगे इतवार को, खर्चा करने के लिए, नाश्ते गाते जो भी अपना मतलब होता है, ये मनोरंजन की वो करते हैं। तो ये सब अगर आप देखेंगे वो सभ्यता है। और दूसरी सभ्यता अगर आप लोग उधर पे आते हैं, ये तो हम लोग जो इंडियन कल्चर है इस पे भी बेस पे आते हैं, ये लोग स्पष्ट हुआ कि नहीं, ये फिर जो ज्ञान मीमांसा है, ज्ञान मीमांसा वाले ये सदैव तर्क वितर्कवादी होते हैं, एकदम प्योर तर्क वितर्क पे चलते हैं, और ये भौतिकवादी लगभग होते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ एग्जाम्पल में चारवाक नहीं बताया, चारवाक में चारवाक में या वह जीवे, जो हमने आपको बताया, या वह जीवे सुखम जीवे सुखम पीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मभूतस्य देहस्य पुनरागमनः कुतः, ये इन्हीं लोगों का वो है। फिर पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत् पतत भूतले उत्थाय च पुनः पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो मतलब इन लोगों के यही मतलब जो यही वाच्य इन लोगों का है। ठीक है, तो ये रहा एपिस्टोलॉजी। एपिस्टोलॉजी वाले चारवाक सिद्धांत यही है। हम लोग अगर पश्चिमी सभ्यता की बात करते हैं तो ये इसी में आएगा स्पष्ट रूप से। ठीक है, अब हम लोग मेटाफिजिक्स लेते हैं। मेटाफिजिक्स क्या है, ये तत्व मीमांसा है। तत्व मीमांसा क्या आएगा, आत्मा क्यों है, परमात्मा क्यों है, ये संसार क्यों बना, तो ये सब इनका उत्तर ये लोग लेते हैं, और सेटिस्फाइड भी कर देते हैं। ये लोग सेटिस्फाइड नहीं करते, नहीं आत्मा वगैरह कुछ नहीं है, ये मानते ही नहीं मानता। ये इनका ये कहना है कि आत्मा क्यों बना, आत्मा हुआ तो इसका क्या उद्देश्य था, ये सब के बारे में पूरे देखते हैं। संसार क्यों हुआ, परमात्मा क्यों हुआ, ये सब इसमें ये लोग आज तक ये खोजते हैं। परमात्मा है तो कहाँ है, एक है दो है, एक है तो कोई बात नहीं है, दो है तो इनका कैसे आपस में संबंध है, तीन है तो कैसा इनका मतलब कोऑपरेट किस तरह करते हैं। ये लोग अपना अपना मतलब विचार विचार देते हैं कि अगर एक है तो कैसे है, दो है तो जो नहीं कहते हैं। शंकराचार्य जी अद्वैतवाद जो बोले हैं, अद्वैतवाद यानी अद्वैत, दो नहीं एक है। वो जब अभी और देखेंगे अद्वैतवाद, फिर द्वैतवाद आया, निम्बकाचार्य हो, माधवाचार्य हो, तो ये सब लोग बोले नहीं, ऐसा नहीं है, ये दो है, दो आत्मा परमात्मा दो है, एक नहीं है ये। और शंकराचार्य जी बोलते नहीं एक है, तो अपने अपने सिद्धांत तक से स्पष्ट करते नहीं एक क्यों है, दो क्यों नहीं है। तो ये सब मतलब वो ये लोग अपना सेटिस्फाइड करते हैं, इसीलिए ये सब मिलेगा आपको। अच्छा, इनका ये मानना है, ठीक है आत्मा क्यों हुआ, परमात्मा क्यों हुआ, संसार क्यों हुआ है, संसार क्यों बना, और संसार में आत्मा क्यों जन्म लेती है, परमात्मा फिर कौन है, क्या इनका जो है रिलेशनशिप क्या है, और आत्मा बार बार क्यों जन्म लेती है, ये सब इसी में मिलेंगे आपको। एथिक्स क्या बोला है, एथिक्स में ये बताया गया है, इन्हीं लोगों का जो ध्येय है, मतलब इनका ये कहने का है कि आत्मा अगर जन्म ली है, ठीक है, तो एक टारगेट लिया, कोई भी काम होगा बिना टारगेट कोई काम होता नहीं, कोई भी आप काम करिए तो बिना टारगेट काम कोई नहीं करता है, उसका हर काम का हर उद्देश्य होगा, ये तर्कवाद है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हर काम का
कुछ न कुछ उद्देश्य होगा, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साधन होंगे। तो जो आत्मा इनका ये एथियज्म में कहा गया, एथियज्म साधन से संबंधित बातें हैं कि जो आत्मा पैदा हुआ है, तो इसका क्या उद्देश्य है? उस उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए क्या-क्या साधन हो सकते हैं? तो आत्मा इसलिए होती है कि वो परम फिर वो जन्नत में जाए, क्योंकि वो खराब मतलब ऐसा बोला जाता है कि वो सही कर्म नहीं किया होगा इसलिए भूमि पे आया है। अच्छा उसको वहीं फिर पुनः जाने के लिए तो क्या-क्या वो करे, तो वो क्या साधन से चले, फिर वहीं जाके अपना पहुँच जाए, अच्छे कर्म करे। तो वो जो-जो साधन है उसके बारे में भक्ति जो मार्ग बताया गया है, उसके बारे में इसमें एथिक्स के बारे में अच्छे से चर्चा किया गया है। ठीक है, साधन। तो क्या साधन होंगे? साधन किस प्रकार के होंगे? साधन में और क्या-क्या शामिल किया जा सकता है? तो कोई बोलता है उपासना के मतलब इसमें साधन में आप देखेंगे ना, भक्ति मार्ग है, फिर निराकार रूप है, निराकार से आप कर सकते हैं, संगीत से जो मोहम्मद मलिक मोहम्मद जैसी जो बोल रहे नहीं है कि भाई संगीत के माध्यम से भगवान की हम प्राप्ति कर सकते हैं। तो अपने-अपने अलग-अलग जो है मार्ग हैं। तो ये रहा आपके मार्ग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये इसमें अगर आप एग्जांपल देखेंगे जैसे ना इसमें इसमें क्या है अति विश्वासी लोग होते हैं, एकदम अति विश्वासी। इसमें अति विश्वासी नहीं शंका मतलब शंका टाइप के होते हैं, ये अति विश्वासी होते हैं। जितने शंका वाले होते हैं, जितने अति विश्वासी होते हैं और एकदम अति विश्वासी आत्म एकदम करने आत्म आत्म एकदम वो क्या बोलते हैं ऐसा अगर शब्द बोला जाए, एकदम परफेक्ट 100% आत्मविश्वासी यही लोग होते हैं। अगर एक एग्जांपल अगर आप देखेंगे ना और अच्छा पॉजिटिव वाले भी होते हैं। अच्छा ये लोग मतलब ये लोग को बोलना है ये शरीर है, ये एक प्रकार से मशीन है। इसमें अगर ये काम करेगा टूट-फूट होगा, तो उसके लिए डॉक्टरी की व्यवस्था किया गया है। ये एपिस्टोला ये लोगों को मानना है। ये लोग बोलते हैं नहीं ये जो शरीर है दैवीय शरीर है। इसमें अगर कुछ भी विपन्नता आती है, कुछ भी कमियाँ आती हैं, तो वो खराब कर्म करने के कारण आती है। इसीलिए ओझा वैद्य और नहीं होते हैं, पीर होते हैं मुसलमानों में और हिंदुओं में जो है ओझा होते हैं, झाड़-फूँक करने वाले होते हैं या बोलते हैं टोना झाड़ने वाले मतलब और सब जो ओझा होते हैं, सोखा होते हैं, ये सब जो कैटेगरी है, ये इसी में आते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दैवीय शरीर है, ये दैवीय शरीर मानते हैं ये लोग। तो ये लोग दैवीय शरीर है और ये दैवीय प्रक्रिया के रूप में इसको सही किया जा सकता है, इनका ऐसा मानना है। ये लोग बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी पार्ट होगा, कोई भी मशीन होगा, तो अगर वो खराब है तो उसके लिए हॉस्पिटल तो जाना ही पड़ेगा, बाकी कोई प्रक्रिया नहीं है। तो ये इन लोगों का ये कहना है। अच्छा ये भी एक कटु सत्य है, ये जो आज आधुनिक जो भी मशीनें हैं, ये एपिस्टोलाइज़ का देन है, इन लोगों का देन नहीं है। ये कड़वा सच्चा है एकदम। अच्छा इसमें और अगर देखेंगे आत्मविश्वास में देखेंगे तो एक हम मतलब इसमें देखा जाए श्लोक में इससे बोला जाता है इसमें अगर अच्छे से बढ़िया कितने आत्मविश्वास होते देखिए खुद ही स्पष्ट हो जाता है। इसमें एक संस्कृत में है उसमें बोलते हैं एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वा नमम वयम कांतमिदम वपुस्य अल्पस्य हेतुर्बहु हातमिच्छन् विचार मूढ़ है प्रतिभास्मितम। अर्थात इसमें क्या है एक अगर ये कहानी का आप समझेंगे तो राजा दिलीप जी हैं, रघुवंशी राजा दिलीप है, उन्होंने उनके संतान नहीं हो रहे थे। जब संतान नहीं हो रहे थे तो वो किसी ऋषि ने बोला था कि आप जाइए एक गाय को है, गाय को आप चराइए, गाय को मन लगा के अच्छे से मतलब पूरे तन मन धन से अगर गाय को इसको चराएंगे तो वो उसके आशीर्वाद से आपको संतान की प्राप्ति होगी। तो वो गाय चराने के लिए जंगल में जाते हैं, तो एक गुफा होता है, तो गाय वहीं चर रही थी, तभी अचानक एक शेर उसको दबोच ली। तब वो तो तीर बाण लेके तैयार हो गए, तो तब उसी में ये बोले थे कि नहीं आप जो है राजा दिलीप बोले आप उसको गाय को छोड़ दो, आप उसको टच मत करना, उसके बदले आप मेरा शरीर ले लो, मेरे शरीर को खा जाओ मगर वो गाय को छोड़ दो। बोला ऐसा क्यों? तब इसी जो शेर ने यही बोला था एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वा नवम विदम कांत मिदम वपुष्य अल्पस्य हेतुर्बहुहात मिच्छन विचार मूढ़ प्रतिभा स्मितम। अर्थात इनके मतलब शेर का कहना ये एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वा, अरे एकात पत्रम जिसका एक छत्र राज्य हो, एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वा और पूरे जगत पे जिसका अधिपत्य हो, प्रथम जगत नवम विदम कांत मिदम पुष्य, अरे नव युवक कठिला शरीर है जिसके पास अल्पस्य हेतुर्बहुहात मिच्छन, अरे अल्प एक छोटी सी गाय के लिए अल्पस्य हेतुर्बहुहात मिच्छन, अल्प थोड़ी सी गाय के लिए आप अपने शरीर को देने के लिए तैयार हो गए। विचार मूढ़ है प्रतिभास्मितम, आप विचार से तो मूर्ख दिखाई देते हैं। तब मतलब ये आप देखिए पहले ये गाय के लिए वो अपने शरीर को सर्वस्व त्यागने की बात करते हैं। ये मेटाफिजिक्स है, ये भारतीय संस्कृति
कि एक प्रकार से देन है। बोलिए छोड़ेंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे। अरे ये अगर ऐसा हो तो उन्हें खाने एक दो और ले लो आप, मगर मैं तो बच ही जाऊंगा ना। अगर इसी में ये देखेंगे, और ये इंग्लिश में एक स्टैंजा है बहुत मस्त है, मर्चेंट ऑफ वेनिस में का देखेंगे, विलियम शेक्सपियर जो टॉम चेस्पाई लिखे थे, उसमें क्या द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टैंड, इट ड्रॉप एट द जेंटल रेन फ्रॉम द हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ, इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, it blessed, give him thanks and give him that acts, or him and him that gives. It is mightiest in the mightiest. It becomes, मतलब इनका ये कहना था, जो पोर्सिया थी वो जो पोर्सिया थी, एंटोनियो थे और साइलाक, ये मतलब तीन चार पात्र हैं। तो साइलाक क्या करता है, साइलाक जो है जो इटली का जो वेनिस शहर है, उसमें साइलाक जानबूझ करके एंटोनियो को उधार दे देता है कि भाई ले लो तुम जाओ। और एंटोनियो बोला मेरे दे दो, मैं अभी जरूरत है, मेरा जहाज लौटेगा पैसे लेकर, हम आपको दे देंगे पैसा। बोले ठीक है जाओ, कोई बात नहीं है। अब उसका जहाज गया, डूब गया एंटोनियो का। एंटोनियो ने पैसा लेते ही एक शर्त रखा था, अगर आप मेरा पैसा वापस नहीं देंगे तो ये आप शर्त लिखिए, मैं आपके दिल का जो है गोश्त 1 पाउंड ले लूंगा। अब अगर दिल में किसी का अगर मांस निकालते तो मर ही जाएगा, बचेगा नहीं। तो उसी समय तब क्या हुआ, जो पोर्सिया थी नायिका है, वो जाके फिर जज में, कोर्ट में वो अपील करती है, तो कोर्ट तक मामला पहुंच गया। बोला नहीं ये ऐसा कर देंगे तो डेथ हो जाएगा। पोर्सिया यही बोलती है कि आप जो है मर्सी उत्पन्न करिए, मतलब उसको फोकस कर रही थी, फोर्स कर रहे थे एक प्रकार से कि आप दया उत्पन्न करिए, कि जाने दो, हो गया, आप एंटोनियो को छोड़ दो, वो मर जाएगा, निकाल लो। सैलाग मान ही नहीं रहा था। तो इसीलिए पोर्सिया जो जज से बोलती है दी क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टैंड, जो मर्सी के गुण है नॉट स्टैंड, ये थोपा नहीं जा सकता है। इट ड्रॉप एट द जेंटल रेन फ्रॉम द हेवन, जैसे आकाश से जैसे वर्षा होती है, अपॉन द प्लेस बीनीथ इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, जब वो आकाश से वर्षा होती है, अपॉन द प्लेस बीनीथ, जब जमीन पे बरसती है, जमीन पर हरियाली आ जाती है, जानवरों को, जो भी जंगली जानवर हैं वो चरने के लिए, पानी पीने के लिए, सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाता है। और दूसरी बात है, जब आकाश में बादल के जो पानी नीचे आएगा तो स्पीड उसकी बढ़ जाएगी, और जो पानी गिरेगा भूमि पे वो हरियाली ला देगा, पीने का पानी उपलब्ध हो जाएगा तमाम। ये चीज इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, यह दोहरा आशीर्वाद है। इसी बोलते हैं अपॉन द प्लेस मीन्स इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, इट ब्लेस्ड हिम दैट गिव्स, जो देता है, एंड हिम दैट टेक्स, जो लेता है। वो दोनों इट, मतलब इसमें क्या, दोनों जो भी दोनों पक्ष हैं, वो दोनों को दोनों जो है वो प्रॉफिट होते हैं। ठीक है, इट इज माइटियस्ट इन द माइटियस्ट, ये सर्वशक्तिमान में भी सर्वशक्तिमान है, इट बिकम, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये आप देखिए, एक लोग अगर ये स्टांजा देखें, अगर उधर आप देखिए एकात पत्रम वाले में देखें, एकात पत्रम जगत प्रभुत्वा नवम इदम कांतम इदम वपुस्सा अल्पस्य हेतु बहुहात मिच्छन विचार मूढ़ प्रतिभा स्मितम। आप देखिए, गाय के लिए वो सर्वस्व त्याग दे रहे हैं, और इधर एक पैसा डूब गया है, उसके लिए किसी की जान लेने के लिए तैयार है। तो ये आप अगर देखेंगे भारतीय कल्चर में, अगर एपिस्टोलॉजी में, तो बहुत बड़ा अंतर है। तो ये रहा आपका ये भौतिकवादी, एपिस्टोलॉजी, मेटाफिजिक्स और एथिक्स। तो ये आप अभी एक चीज और है, एथिक्स और मोरालिटी में क्या अंतर है, अगर देखा जाए मोटे तौर पे, तो जब से ये राष्ट्रीय नहीं, एपिस्टोलॉजी क्या है, ये भौतिकवादी संबंध है। मेटाफिजिक्स क्या है, ये आप धार्मिक वाले हैं जो भी है। ये भारत संदर्भ का देखें खुद ही हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद का पढ़िए लीजिए आप, महात्मा गांधी जी का पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा ये क्या है। अगर आप एथिक्स और मोरालिटी में देखें, एथिक्स मोरालिटी में बहुत अब अंतर आने लगा है। अंतर इसलिए जब से अग्नि का खोज हुई है, जो भी हुआ, तो क्या वो आदमियों में जो नहीं कहते हैं यार वो, अरे अकेलेपन है, मतलब स्वार्थी हो गया है। तो ये फिर जब से अग्नि का विकास हुआ है, हर व्यक्ति अपने परिवार के प्रति मतलब सेव करने लगा, दूसरे के प्रति जो है स्वार्थी हो गया, क्योंकि वो परिवार पालने की जिम्मेदारी उसी की है। तो लास्ट में ये आ जाता है जो एथिक्स और मोरालिटी में, यही बेस अंतर ये है, ये नियम की बात करता है और ये मानवता की बात करता है। तो मानवतावाद का वही हरास हुआ। आप मानवतावाद में अगर देखेंगे, जैसे मान लीजिए आप अगर उदाहरण लेंगे, एक मान लीजिए डॉक्टरी है, ऐसे हम लोग देखते हैं। डॉक्टरी में एक जो है बूढ़ा था, उसका बेटा बहुत बीमार था, एक ही बच्चा था उसके पास। तो उसने क्या किया कि चलेंगे एक बढ़िया हॉस्पिटल में दिखा देंगे। तो वो बोला ठीक है, मैं एक अच्छे हॉस्पिटल दिखा देंगे, बीमार था, कैंसर हुआ था। तो वो हॉस्पिटल में गया, तो जो हॉस्पिटल में गया था वो जो बड़े बढ़िया डॉक्टर थे उसमें नहीं थे, अब मतलब उसका ट्रांसफर हो गया था।
बस नाम था कि हाँ अच्छे डॉक्टर हैं। वहाँ पे इलाज के लिए 10 लाख रुपए लग रहा था, मान लीजिए। वहीं उससे अच्छा डॉक्टर इसमें आ चुके थे, जो दूसरा हॉस्पिटल था, वो 4 लाख में काम हो जाएगा, 6 लाख बच जाएगा। अब जो उसमें रिसेशनशिप में जो भी वहाँ पे थे, एक लोग थे, मान लीजिए एक्स व्यक्ति थे, एक्स जो कंप्यूटर थे, मतलब वो पूरा बता रहे थे क्या-क्या है, कैसे प्रोसेस है, कितना लगेगा, खर्च बताते हैं हॉस्पिटल में। तो वो जान रहे हैं कि वो 4 लाख में हो जाएगा इसकी दवा, और यहाँ हमारे यहाँ 10 लाख लगेगा। हमारे यहाँ से अच्छा बेटर वहाँ होगा, वाले हॉस्पिटल में। फिर भी वो क्या करते हैं, उनका सैलरी भी अधिक है। अगर वो ना बोलते हैं, तो सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल से लेते उन्हीं की है। तो वो क्या बोलेगा, तो आप देख लीजिए, तो वो अगर मोरल एथिक्स का पालन करेगा, तो बोले एंट्री ले लेगा, चलो जाने दो, मेरा पगार है, बाकी सब पीछे अब चलेगा तो मेरा भी परिवार चलेगा ना। नहीं तो मैं अगर नहीं, अगर ऐसे मतलब अगर ग्राहक ले आएंगे तो मेरा भी पगार चला जाएगा। तो एथिक्स का पालन करता है, तो ये तो वो तो कंपनी का अपने हॉस्पिटल को देखेगा संदर्भ में। अगर वो मानता आ जाता है, नहीं बूढ़ा बेचारा ये अपना पूरा बता कि ये दास्तान में इस तरह है, मेरा एक ही लड़का है, मैं इतना इतना कर्ज लेके पैसा ले आया हूँ, अगर उसको दया आ जाता है, मोरालिटी आ जाती है, तो भेज देगा। तो ऐसे अब मगर आज की जो नियम है वो एथिक्स का ही पालन कर रहा है, मोरालिटी का नहीं। मानवतावाद को बिल्कुल ध्यान नहीं देता वो। तो ये रहा आपका दोनों का अंतर। तो कब से हुआ, जब से अग्नि का वो हुआ। ठीक है, तो एक मिनट मैं देखता हूँ। ठीक है, आज यहीं तक बात है। नेक्स्ट क्लास में फिर से पढ़ाएंगे, ठीक है, थैंक यू। आप लोग इस नोट्स के बारे में चिंता मत करिए, जो भी नोट्स रहेगा हम देंगे। आप प्लीज इसको अच्छे से समझिए, यही मेरा उद्देश्य है, ठीक है, थैंक यू।